आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल अविनाश ग्लोबल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं महाजनपद काल की। महाजनपद काल में महाजनपदों का उदय कैसे हुआ। तो महाजनपदों का उदय होता है ईसा पूर्व में, जब हड़प्पा सभ्यता थी उसके पतन के बाद वैदिक संस्कृति अस्तित्व में आई और वही वैदिक संस्कृति ने बाद में विकास किया और विकास करके जनपद का रूप लिया। और जब जनपद का रूप लिया और विकसित हुई तो उसने महाजनपद का रूप लिया और महाजनपदों की संख्या थी 16 और 16 महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय एवं जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलती है। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। इसकी जानकारी हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अंगुत्तर निकाय एवं जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलती है। और इस महाजनपद में सबसे शक्तिशाली सा था मगध। तो हम बात करेंगे मगध की। सबसे शक्तिशाली जनपद था मगध, तो हम मगध की बात करेंगे। और इस मगध में सबसे शक्तिशाली जो वंश था हर्यक वंश, हर्यक वंश था। हम इसकी बात करेंगे, हम हर्यक वंश की बात करेंगे। मगध महाजनपद के अंतर्गत जो आता था हर्यक वंश, हम इस हर्यक वंश की बात करेंगे। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? हर्यक वंश की स्थापना जिसने की थी उनका नाम था बिंबिसार। क्या था? बिंबिसार। इनका नाम था बिंबिसार। और हर्यक वंश ने शासन कब तक किया था? हर्यक वंश ने 544 ईसा पूर्व से 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इसमें 544 ईस्वी में 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। और बिंबिसार, यही बिंबिसार ने जब 544 ईसा पूर्व में स्थापना की तो स्थापना के बाद इन्होंने किया क्या? स्थापना करने के बाद इन्होंने बिंबिसार ने सबसे पहले अपनी राजधानी किसको बनाया? राजगीर या राजगृह। राजगीर बोल सकते हो या राजगृह, ठीक। राजगीर या राजगृह इन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाया, इसको अपनी राजधानी बनाया। और राजधानी बनाने के बाद इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया। अपने साम्राज्य का क्या किया? विस्तार करना प्रारंभ किया। यहाँ पे महाजनपद में मगध था। मगध ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। जिस राज्य पे आक्रमण करके जीत सकते थे उसे युद्ध करके उसे हराकर अपने अधीन कर लेते थे और सहायता करके भी उसको अपने अधीन कर लेते थे। तो बिंबिसार ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध जब स्थापित किया, वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद इन्होंने सर्वप्रथम कहां से विवाह किया? सर्वप्रथम विवाह कौशल, किससे? कौशल देश की राजकुमारी थी। कौशल की राजकुमारी थी जो कि प्रसेनजीत की बहन थी, महाकौशला देवी। महाकौशला देवी, इनसे विवाह किया। और दहेज में, यहाँ पर काशी था, काशी, दहेज में इस काशी को प्राप्त किया। और काशी को प्राप्त करने इन्होंने जब विवाह किया तो कौशल नरेश ने काशी को दहेज में दिया। कहा इसको भी लेकर जाओ, तुम्हारे बगल में है और इससे 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष आय प्राप्त होगी। सोचिए आज से 2500 वर्ष पूर्व काशी से 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर प्राप्त होता था। और सोचो कि मतलब 2500 ईसा मतलब 2500 साल पहले कितना विकसित था।
कि कर 1 लाख रुपए वार्षिक आता था वहां से। और इसको कौशल को जीत कर, जो कौशल नरेश थे, काशी को जीता था। जीतने के बाद मगध नरेश बिंबिसार को दहेज में दे दिया। दहेज में क्या पाया? दहेज में काशी प्राप्त किया। दहेज में काशी प्राप्त किया। अब दूसरा विवाह किससे करते हैं? अब बात करते हैं दूसरा विवाह। अब दूसरा विवाह करते हैं लिच्छवी राजकुमारी जो थी चेलना, लिच्छवी की राजकुमारी। चेलना या छेलना बोल सकते हैं। अब लिच्छवी भी इनका एक सह संबंधी हो गया। जो अपनी बेटी किसी को देगा वह भला अपने दामाद के ऊपर कैसे हमला करेगा, तो इनसे भी ये सुरक्षित हो गए। अब इसके पश्चात तीसरा विवाह करते थे पंजाब में। पंजाब की मद्र राजकुमारी थी। पंजाब में मद्र राजकुमारी थी क्षेमा। क्षेमा से विवाह किया। तीसरा विवाह पंजाब की मद्र राजकुमारी थी क्षेमा। क्षेमा से विवाह किया। या भी इनसे भी सुरक्षित हो गए। अब उसके बाद वैशाली पर आक्रमण किया। वैशाली से विवाह किया। वैशाली से विवाह किया। वहां की थी गायिका, वहां की गायिका थी आम्रपाली। आम्रपाली थी वैशाली की एक गायिका थी। उससे विवाह किया और उससे विवाह करने के बाद वह भी इनके बहुत अधीन हो गए। लेकिन कुछ समय पश्चात इस पर हमला करते हैं वैशाली पर, और वैशाली को नहीं जीत पाते। लेकिन यहीं पर था अंग पर हमला करते हैं, और अंग पर हमला करने के बाद अंग को जीत लेते हैं। और अंग को जीतने के बाद अपने राज में मिला लेते हैं। राज में मिलाने के तत्पश्चात वहां का गवर्नर अजातशत्रु को बनाते हैं। अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाते हैं। और हाँ, अजातशत्रु छेलना का पुत्र था। छेलना का पुत्र था। और इसी के प्रभाव में आकर बिंबिसार ने जैन धर्म धारण कर दिया था, क्योंकि यह जैन अनुयायी थी छेलना। इसी के प्रभाव में आकर जैन धर्म धारण कर लिया था। अब इसके तत्पश्चात क्या करते हैं? अवंती के एक नरेश थे चंड प्रदोत। अवंती नरेश थे चंड प्रदोत। उनको पांडु रोग हो जाता है। पांडु रोग हो जाता है। तो उनके डॉक्टर ने, जो राजवैद्य थे, कह दिया कि आप अब ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहोगे। तो इन्होंने कहा, ये ऐलान किया, जो हमारी जान बचाएगा मैं उसको अपना राज्य या कुछ भी दे दूंगा। तो इन्होंने, बिंबिसार ने, अपना राजवैद्य जीवक भेजा। जीवक। क्वेश्चन आता है, बिंबिसार ने अवंती में अपना राजवैद्य किसको भेजा था? तो नाम है राजवैद्य जीवक, जिसने पांडु रोग से चंद्र प्रदोत को ठीक कर दिया। तो अवंती ने भी इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। अवंती ने भी इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। यहां तक इनका हो गया। ठीक। अब इसके पश्चात अजातशत्रु के मन में उत्पन्न होता है राजा बनने की भावना प्रबल होती। तो इसको हम रिपीट कर देते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। 544 ईसा पूर्व में इन्होंने स्थापना की। राजधानी राजगीर या राजगृह थी। वैशाली राजकुमारी महाकोसला देवी से विवाह किया। दहेज में काशी प्राप्त किया। और फिर लिच्छवी राजकुमारी चेलना से विवाह किया। और इनके प्रभाव में आकर जैन धर्म धारण कर लिया था। फिर पंजाब के मद्र राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। उसके बाद वैशाली से विवाह किया। वैशाली राज की गायिका थी जो आम्रपाली, उससे विवाह किया। फिर अंगराज पर आक्रमण कर उसको जीत लिया। और वहां का शासक जो गवर्नर बनाया था अजातशत्रु को, उनका पुत्र था। फिर अवंती नरेश चंद्र प्रदोत, उनको पांडु रोग हो गया था और उनको सहायता प्राप्त की थी, मतलब उनको सहायता दी थी। वहां पे अपना राजवैद्य जीवक को भेजा, उनको ठीक कर दिया। तो उन्होंने बिंबिसार की अधीनता स्वीकार कर ली थी।
ये हो गए बिंबिसार। अब बिंबिसार के बाद हम पढ़ेंगे अजातशत्रु को। हम पढ़ेंगे अजातशत्रु को। अब हम बात करेंगे अजातशत्रु की। अजातशत्रु शासक बनता है। मगध नरेश अब अजातशत्रु होते हैं। और अजातशत्रु करते क्या है, अपने पिता को कहते देखो अब आप बूढ़े हो गए हो, आप सिंहासन छोड़ दो। तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। तो कहें बुढ़ऊ अब छोड़ दो, कब तक ब्याह में ब्याह करे जा रहे, हम लोगों को ध्यान ही नहीं दिए जा रहे हो, और बुढ़ा गए हो ब्याह करे जा रहे हो, अरे अब तो छोड़ दो। कहे नहीं। तो कहे ले अच्छा, मारा भाला उठा के भोग दिया उनके पेट में, कहे जाओ कर दो विवाह वहीं पे ऊपर जाके और खूब शासन करना। तो इन्होंने 492 ईसा पूर्व में क्या किया, 492 ईसा पूर्व में शासक बनते हैं और 461 ईसा पूर्व तक शासक रहते हैं। 461 ईसा पूर्व तक शासक रहते हैं। और इन्होंने बिंबिसार की हत्या की थी। बिंबिसार की हत्या करके वहां शासक बने थे। अब उसके पश्चात इन्होंने कहा वैशाली पर आक्रमण किया था मेरे पिता ने। तो यह बताओ क्यों नहीं जीत पाए थे। अपने मंत्री वशिकार को वैशाली भेजा जासूस बनाकर। वशिकार इनका जो मंत्री था वशिकार, वैशाली उसको भेजा, या कहीं कहीं वशिकार भी मिलता है। तो वैशाली भेजा यहाँ पर और कहा अब यह बताओ क्यों नहीं जीत पाए। तो उन्होंने बताया वहाँ की एक यह खासियत, वहाँ जाने के बाद जब लौट गए बताया कि वहाँ इसलिए नहीं जीत पाए थे, वहाँ के जो सेना है, सेना भाला लेकर खड़ी रहती है और तीर कमान और दूर से ही मार देती, सेना वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने अजातशत्रु ने किया क्या, अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण कर दिया। क्या किया, आक्रमण किया। अब आक्रमण करने के बाद किया क्या, वैशाली पर यहाँ पर 2 नए हथियारों का प्रयोग किया। 2 नए हथियारों का प्रयोग किया जो उस समय ना ही किसी ने देखा था और ना ही वहां पे किसी ने सुना था। और अचंभित हो गए वो लोग, अचंभित होने के तत्पश्चात उन्होंने किया क्या, अब वो लोग घबरा गए। एक हथियार था महाशिला कंटक था। महाशिला कंटक और दूसरा हथियार था रथमूसल। महाशिला कंटक होता था क्या, इसका काम था पत्थर को फेंकना। गोल गोल पत्थर होते थे, जहां पे जाता था जिसको मारने के बाद भी ढनकता हुआ चला जाता था। आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी ना, वहां पे महाशिला कंटक जो ऐसे तीर कमान के ऐसे उठा के फेंकते थे, फटाक से जाता था, तो वही महाशिला कंटक उसको कहते थे। और रथमूसल सेना को काटने के लिए, रथमूसल यहाँ पे होता था ऐसे करके चक्र लगे होते थे। रथमूसल यहाँ पे आप होता था, रथों पे अपने बैठा होता था, रथमूसल से चले जाते थे। जैसे आपने बाहुबली फिल्म भल्लाल देव को देखा हो, काटते हुए खट चला जाता है, वैसे ये करते थे और काटते हुए चले गए। तो इसके द्वारा वैशाली को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया और उसको अपने अधीन कर दिया। अब इनका शासन इतना ज्यादा वैशाली मगध राजवंश, जो मगध महाजनपद था, मगध में हर्यक वंश का इतना विस्तार हो गया, उन्होंने मगध का इतना विस्तार किया। अब विस्तार करने के तत्पश्चात यह क्या थे, यह बौद्ध अनुयायी थे। क्या थे, बौद्ध अनुयायी।
इन्हीं के समय प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। संगीति कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। अब उसके बाद हुआ क्या? इनका भी काम तमाम करने के बाद इन्होंने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। जैसे बूढ़े हो गए थे इनके पिता, इन्होंने अपने पिता को मार दिया था गद्दी के लिए, तो इनको भी इनका पुत्र उदायन मार देता है। इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। और उदायन का जो अन्य नाम मिलता है कुणिक। अजात शत्रु का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इनका जो अन्य नाम मिलता है कुणिक, कुणिक नाम से बना, इनको पितृहंता भी कहा जाता है। ठीक, इसको पितृहंता भी कहा जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर शासक जो बनते हैं उदायन, उदायन शासक बनते हैं, उदायन बनते हैं शासक। उदायन जो कि अजातशत्रु का पुत्र था, 461 से लेकर 445 ईसा पूर्व तक शासक रहते हैं। इन्होंने अजातशत्रु को कहा अब आप भी बूढ़े हो गए, आप भी हट जाओ, हम शासन करेंगे। तो अजातशत्रु ने कहा नहीं, अपने बाप को मारने के बाद भी सोचे कि कोई मतलब इनको छोड़ेगा। उसके पश्चात इनको खाना खा रहे पेट भोग के कान ले चले जाओ, ऊपर शासन करना तुम भी। बोला कि जब तुमने अपने बाप को नहीं छोड़ा तो हम भी तो है तुम्हारे घर के, हम कहाँ से छोड़े। उसके पश्चात इन्होंने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। और इसकी स्थापना कब करते हैं, कहाँ पर करते हैं? गंगा एवं सोन नदियों पर। गंगा एवं सोन नदियों पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करते हैं। और बाद में यही राजगृह से अपनी राजधानी स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाते हैं। राजधानी किसे बनाते हैं? पाटलिपुत्र को, जिस पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है। इसको तो सरकार को चाहिए कि नाम बदल, कितना प्यारा नाम है पाटलिपुत्र, अरे पटना पता नहीं कौन कौन सा। अब उसके बाद ये होशियार थे, इन्होंने इतिहास से सीखा था। इन्होंने कहा अपने पुत्र से, बेटा शासक बनना है। उसने कहा नहीं, अभी हम बन जाएंगे। उसके बाद में बनता है इनका पुत्र शासक नागदासक, जो कि इस वंश का अंतिम शासक था। इस वंश का अंतिम शासक था। 445 ईसा पूर्व से बनता है 412 ईसा पूर्व तक। ठीक, अब उसके पश्चात एक अयोग्य शासक था। इनके जो मंत्री थे या सेनापति, उन्होंने इनकी हत्या कर दी। कौन थे? इसकी जब हत्या की थी शिशुनाग ने। किसने की? शिशुनाग ने। शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी और हत्या कर कर इनका काम तमाम कर दिया। ठीक, और इस वंश का अंत हो जाता है। इसके बाद में शिशुनाग ने एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम था शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश में भी कुछ खास नहीं है। उसका अंतिम शासक था नंदीवर्मन। नए वंश की स्थापना होती है शिशुनाग वंश। इसी में इसको भी पढ़ा दे, कितना लास्ट वाले उस वीडियो में पढ़ाना तो है नहीं है, थोड़ा सा है, इसको खत्म कर दे। इसी शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने। इसमें भी कुछ खास नहीं हुआ था। इसका अंतिम शासक था नंदीवर्मन। नंदीवर्मन था, इतना ही पढ़ना। और इसकी हत्या किसने कर दी थी? इसकी हत्या कर दी थी महापद्म नंद ने। और महापद्म नंद ने नंदवंश की स्थापना की। महापद्म नंद, फिर उसके बाद महापद्म नंद ने इनको मार दिया। महापद्म नंद ने इनको मार दिया। अब इन्होंने क्या की? महापद्म नंद ने इनको मारने के बाद एक नए वंश की स्थापना की, नंद वंश। इसके संस्थापक थे जो महापद्म नंद। महापद्म नंद। और इनका जो अंतिम शासक था घनानंद। इसका जो अंतिम शासक था घनानंद। महापद्म नंद के जो 8 पुत्र थे, उनमें सबसे शक्तिशाली जो था घनानंद, इसको शासक बनाया और बहुत ही शक्तिशाली शासक था। इसके समय में
सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था, तो वह इसके भय से, मतलब जो इतना खतरनाक था, डर से उसकी सेना चली गई और इसके मगध तक नहीं आई। और इसको घनानंद को किसने मार दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको मार दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना की, मौर्य वंश की। और ये चाणक्य की सहायता से इन्होंने मारा था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य वंश। ठीक, आज के लिए इतना ही। और हमारे यूट्यूब चैनल अविनाश ग्लोबल स्टडी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे आप बहुत ही अच्छे से कम समय में, ज़्यादा समय बिना खराब किए हुए, और जो आता है कंटेंट एग्जाम में, वही आपको पढ़ाया जाएगा। इससे कम समय में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं।